तो नमस्कार दोस्तों, आज 9वां दिन है हमारा कॉम्प्रीहेंसिव एबिलिटी एंड राइटिंग बूस्टर प्रोग्राम फॉर हिंदी मीडियम का। और कल हम लोगों ने जो है पूरा आर्टिकल डिस्कस ना करके एक पैराग्राफ ही जो है केवल पढ़ा था। और उस एक पैराग्राफ पर हमने आपको बोला था कि आप जो है एटलीस्ट 200 to 250 वर्ड लिखने का, एक्सप्लेनेशन करने का ट्राई करिएगा। आज हम लोग जो है इस आर्टिकल को पूरा पढ़ के कंप्लीट कर देंगे। तो यहाँ से देखते हैं। भारतवर्ष की सनातन परंपराओं के सांस्कृतिक गठन की नींव इसके गम्य अगम्य इतिहास के पन्नों में है, जिसने इसकी संतानों को अगणित विविध मूल्यों और जीवन पद्धतियों से सजाया है। और प्रकृति ने स्वयं इस जगत को अनेकता में एकता के सूत्र का संदेश देने का सुंदर और मनभावन प्रयास किया। इस संदेश को समस्त मानव सभ्यता ने अपनी स्थानीयता, निर्जातीयता के साथ सैद्धांतिक रूप से अंगीकार करने हेतु कई अधिकार पत्र रूपी संविधान रचे। और इस संवैधानिक विकास ने जनमन को बृहद एवं विशाल उदार चरित्र निर्माण के सृजन का मार्ग प्रशस्त किया। परंतु इस सृजन की उच्चतम संभाव्यता को मानव जाति अद्यतन प्राप्त नहीं कर सकी। परिणाम है कुछ वर्गों का समाज से खुद को विच्छेदित अनुभव करना और इस कारण अपने प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने की एक आकांक्षा सदैव उनके मन में रही। और इस हेतु की पूर्ति के उद्देश्य ने पृथक पृथक कालखंडों में भिन्न भिन्न नेतृत्व को जन्म दिया और उन्हें संघर्ष करना पड़ा अपने सम्मिलन के अधिकार हेतु, है ना। अभी आप देख रहे होंगे मणिपुर में ही मैटर जो है कैसा चल रहा है। 3 महीने से हिंसा स्टार्ट हुई थी। आज एक आर्टिकल भी आया था द हिंदू में, उसको हम लोगों ने पूरा बहुत अच्छे से डिस्कस किया है कि शुरुआत कैसे हुई उस संघर्ष की और फिर उसके बाद वर्तमान समय में क्या स्थिति है, किसकी अध्यक्षता में पैनल बना, किसकी अध्यक्षता में कमेटी बनी, सीबीआई क्या काम कर रही है इस समय, और हिंसा जो है क्यों भड़की थी, सारी चीज़ें हम लोगों ने आज डिस्कस की। तो ओवरऑल जो है यही मैटर था कि देखिए अपने अधिकार को सुनिश्चित करने के प्रयास में संघर्ष हो जाते हैं कभी कभी, है ना। एथनिक वायलेंस है वो। चलिए ठीक है। देखिए, यद्यपि भारतीय समाज ने अपनी रचना में सभी को समुचित स्थान देने का प्रयास किया है, परंतु उनके मानस ने उनकी जाति, वर्ण, वर्ग, निर्जातीयता के अंकन को विविधता न मानकर स्तरीकरण का आधार बना लिया। इस स्थिति के भिन्न प्रमुख कारणों में सामाजिक समरसता के छत्र का अपने लाभ अनुसार प्रमुख अग्रणी वर्गों द्वारा गढ़ा जाना तथा कालांतर में अपने कार्यों द्वारा उन्हें विलगता की मानसिक स्थिति देकर उसकी मानसिक स्थिति का लाभ उन्हें विभाजित करके उठाना है। और शनै शनै ये दाग समाप्त होने के स्थान पर गहरे ही होते जा रहे हैं। भारत का कोई भी नागरिक कहीं पर भी चुनाव के समय किसी प्रत्याशी के जीतने और हारने का आकलन इन्हीं आधारों पर करता अत्यंत सहज रूप में मिल जाएगा। और इस कुत्सित गणना को समाज सेवा हेतु उपयोग होने वाले शब्द राजनीति का पर्याय बनाकर उसके अर्थ और मूल दोनों की आत्मा पर अक्षम्य प्रहार कर दिया। और ऐसा करने में उन्हें तनिक भी लज्जा नहीं। ये यहाँ जो है ये कहना चाहते हैं कि आप कहीं गली नुक्कड़ पे खड़े, अभी देखिए 2024 में चुनाव होने वाला है, पूरा एकदम तय करेंगे, अरे वहाँ इतना ओबीसी वोट है, वहाँ जो है ऐसा है, वहाँ वैसा है। तो आप जब अपनी गणना से वो चीज़ें छोड़ ही नहीं रहे हैं। देखिए, जातियों का होना एक पक्ष जो है, बहुत सारे पक्ष ऐसे हैं जो लाभदायक भी हैं और बहुत सारे उसके नुकसान भी है। तो क्या है कि देखिए कोई भी चीज़, मेरा मानना जो है व्यक्तिगत, कि कोई भी चीज़ जो है वो अच्छी या बुरी नहीं है। संसार में अगर किसी चीज़ का अस्तित्व आया, चाहे वो कोई विचार हो, चाहे वो कोई सिद्धांत हो, चाहे वो कोई वस्तु हो, अगर वो अस्तित्व में आई तो अस्तित्व में उसके आने का कारण सीधा सीधा सा इतना है कि उसकी उपयोगिता थी, अस्तु इसलिए जो है वो अस्तित्व में आती है। लेकिन किसी भी वस्तु के उपयोग की सीमाएं अनंतिम नहीं हो सकती हैं। मीन्स कहीं सीमा उसकी एक खींचनी पड़ेगी, है ना। कि आप देखिए हिंसा को, आप देखिए जैसे स्टेट क्या है, जो राष्ट्र हैं, राष्ट्रों की सेनाएं हैं, ये भी आपस में लड़ते हैं, मरते तो इंसान ही है। लेकिन इनकी हिंसा जो है वो नैतिकता के दायरे के अंदर आ जाती है। लेकिन यही काम अगर जो है आदमी नॉर्मल कंडीशन में करे तो ये अनैतिकता के दायरे में आ जाता है। तो परिप्रेक्ष्य बदलने से, दृष्टिकोण बदलने से, देश काल परिस्थिति के बदलने से निर्णयों की जो अवस्थिति है, जो उनका सही गलत होना है, वो सापेक्ष होता है और बदल जाता है। तो वही है कि ऐसे ही जातिगत आधार पर अगर मान लीजिए किसी लोकतांत्रिक चुनाव में अगर इस तरीके की गणनाएं करनी पड़ रही हैं किसी राष्ट्र को, तो ये समाज के लिए अब अच्छा है या बुरा, ये आप सोचिएगा, आप सोच के बताइएगा अच्छा है बुरा है। मुझे तो भाई पता नहीं। कुल मिला के आर्टिकल में ये कहा जा रहा है कि भारत का कोई भी नागरिक कहीं पर भी चुनाव के समय किसी प्रत्याशी के जीतने और हारने का आकलन
इन्हीं आधारों पर कर्ता अत्यंत सहज रूप में मिल जाएगा और इस कुत्सित गणना को समाज सेवा हेतु उपयोग होने वाले शब्द राजनीति का पर्याय बनाकर उसके अर्थ और मूल दोनों की आत्मा पर अक्षम्य प्रहार कर दिया। और ऐसा करने में उन्हें तनिक भी लज्जा नहीं। लज्जा न होने का तुष्टीकरण वे ऐसे करते हैं कि जब जनता स्वयं ही इन तुच्छ मानकों से बाहर नहीं आना चाहती तो हम क्या करें। अब आप सोचिए कि अगर उनसे कहा जाए, आप देखते होंगे कई बार टीवी वगैरह पे डिबेट आती रहती हैं तो लोग पूछ लेते हैं कि बताइए जो है आप इन चीज़ों को क्यों नहीं छोड़ते हैं, तो वो कहते हैं कि भाई जनता ही बाहर नहीं आना चाहती, हम क्या करें इसके लिए। लेकिन उस समय वो ये भूल जाते हैं कि उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा है। भाई नेतृत्व करने की जिम्मेदारी आपने ली, तो जनता तो आपको पता है ना कि सारे लोग एक जैसे नहीं है, तो उनका अच्छा बुरा जब आपको ही तय करने का दायित्व दिया गया है सामाजिक व्यवस्था के तहत, तो आप तय करेंगे ना भाई। ठीक है, तो लज्जा न होने का तुष्टीकरण वे ऐसे करते हैं कि जब जनता स्वयं ही इन तुच्छ मानकों से बाहर नहीं आना चाहती तो हम क्या करें, पर ये भूल जाते हैं कि राजनीति के माध्यम से समाज सेवा का कार्य आपने चुना है, तो दायित्व तो है आपका कि जनमानस को बदलने हेतु कार्य करें। परंतु होता इसके विपरीत है और इसी जनमानस का लाभ लेकर इसे और गहरा बनाकर वे अपने पदों को पुनः वंशानुगत बनाने में लगे हुए हैं। बस इस प्रक्रिया को इतने तार्किक दिखने वाले झूठ के इतने पर्दों में ढक दिया है कि सच दिखता ही नहीं। अब आज भारत के राजनीतिक परिदृश्य में लगभग सभी राज्यों में अलग अलग क्षेत्रों में ऐसे ही कई वर्गों और जातियों ने अपनी वंचना को समाप्त करने के प्रयास में क्षेत्रीय और स्थानीय राजनीतिक हित साधने वाले संगठन बना लिए हैं। त्यागी महापुरुषों जिन्होंने कभी इस भारत के किसी भी वर्ग या समुदाय को पृथक नहीं माना, सबको भारतीयता की पहचान दी, सबको अपने ही बंधु बांधव का दर्जा दिया, को भी अपने निजी सामूहिक हितों को स्वार्थ में बदलकर बांट लिया। अब बाबा साहेब, शिवाजी, बिरसा मुंडा आदि भारत के नहीं रह गए, वे सिर्फ अब उनके कर्णधार रह गए। इनको बांटने वाले समाज में अधिकारों की वकालत करने वाले ठेकेदारों से कोई ये पूछे कि इनमें से किसने भारत को आंतरिक संघर्षों से तोड़ने का कभी सोचा। उन्होंने जिनका भी और जब भी नेतृत्व किया यही सिखाया कि सबसे पहले हम भारतीय हैं और भारत हमारी पहचान है। परंतु आज के क्षेत्रीय और स्थानीय संगठन प्रमुखों ने अपनी जीत को अपने ही अन्य भारतीय बंधु बांधवों की पराजय में देखना आरंभ कर दिया है और अपने अनुयायियों को विध्वंस की शिक्षा देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब किसी को कोरेगांव के युद्ध पर गर्व है, किसी को अपने स्थानीय इतिहास पर। देश की नींव रखकर उसे राष्ट्र बनाने वाले अब बस किसी वर्ग या जाति के उद्धारक रह गए हैं। इन क्षेत्रीय नेताओं को इतनी भी समझ नहीं है कि वे अपने अधिकारों के संघर्ष की छांव में भारत को तोड़ने के षड्यंत्र को सफल बनाने के प्रयास में जोरदार हिस्सेदारी कर रहे हैं। इसलिए सभी वर्गों, जातियों, समूहों को अपने प्रमुखों का अवलोकन करना चाहिए कि कहीं वे उनकी सदियों में बनी भारतीयता की पहचान को कहीं उनके ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, यादव, ठाकुर, दलित, आदिवासी ऐसे छोटे छोटे जालों में बांधकर मारने का प्रयास तो नहीं कर रहे। और यदि कोई नेता ऐसा कर रहा है तो वह आपके भारतीय होने की धरोहर को खत्म करके आपको भारत से अलग करने का ही प्रयास कर रहा है। छोड़ दो ऐसे स्थानीय नेताओं को, या इन्हें सिखाओ कि हम पहले भारतीय हैं और इतने अंधे नहीं कि कोई हमारी किसी क्षुद्र निर्जातीय जातिगत वर्गीय पहचान को आधार बनाकर हमें राष्ट्र को तोड़ने वाला बना दे। इन्हें बताओ कि ये सब छोटे छोटे जिन्ना बने हुए हैं जो अपने राष्ट्र प्रधान बनने के सपने को पूरा करने के लिए हमारी जाति वर्ग भेद की पहचान का सहारा लेकर हमें राष्ट्र विरोधी बना रहे हैं। यही समय है इन्हें बताने का कि सर्वप्रथम ये राष्ट्र हमारा है, इसके संसाधनों पर हमारा भी सबके बराबर हक है। हम क्यों इसमें से हिस्सा लेकर अलग हों। इन्हें बताओ हम साथ ही रहेंगे, हमें नहीं चाहिए अलग अलग पहचान, हमें चाहिए है केवल न्यायपूर्ण अधिकार अपने ही राष्ट्र में, बिना अपने भारतीय बंधुओं को नुकसान पहुंचाए। यही हमारा संघर्ष है और अपने इस संघर्ष को हम किसी के नेता बनने का सपना पूर्ण करने की भेंट नहीं चढ़ने देंगे। हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उड़िया, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ होने से पहले इसी देश के किसान हैं, व्यापारी हैं, समाज सेवक हैं, योद्धा हैं, ना कि किसी राष्ट्र तोड़ने वाले जिन्ना के चापलूस चमचे। तो ये आज का आर्टिकल था। ये आर्टिकल जो है यहीं पे ख़त्म हो जाता है और आप लोग जो है इसको सुनिएगा और जो भी आर्टिकल हैं देखिए जब कंप्लीट हो जाएंगे, आप जो भी आर्टिकल हैं इसके पहले भी हैं उनको भी आप सुन सकते हो। एक बार में नहीं समझ में आता, आप उसको 2 से 3 बार सुनो तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। दूसरा ये कि हिंदी के शब्दों को अपनी बोलचाल की भाषा में भी प्रयोग करने का प्रयास करिए आप, ठीक है। तो धीरे धीरे जो है लेखन आपका अपने आप सुधरता जाएगा। चलिए ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद। और ये देखिए ये लेख जो है ये लेख लिखने वाले के अपने व्यक्तिगत विचार हैं, ठीक है। तो इसको
बहुत सामान्य वे में लेना, मीन तटस्थता के साथ लेना है, ठीक है। तटस्थता के साथ आप इसका मूल्यांकन करिए, और तटस्थता के साथ मूल्यांकन करते हुए ही अगर कभी कोई बात ऐसी लगती है आर्टिकल्स में कि आत्मसात करनी चाहिए, तो बहुत सोच समझ करके, है ना, कि अंधे यूं ही मान नहीं लेना है। क्योंकि लेखक लिखने वाला जो है वो तो भाई देखिए, जैसे द हिंदू के एडिटोरियल है, रोज ही लेख आते हैं। कोई कभी सरकार के लिए कहता सरकार ने ये गलत किया, सरकार ने वो गलत किया, कोई कहता सरकार ने ये अच्छा किया, कोई कहता सरकार ने वो गलत किया। या फिर आप समाज में देखेंगे, राष्ट्रों में देखेंगे, कितनी विचारधाराएँ हैं, कहीं साम्यवाद है, कहीं साम्यवाद में जो है बदलते बदलते फिर समाजवाद था, समाजवाद से जो है साम्यवाद हो गया, साम्यवाद से फिर जो है स्टालिनवाद आ गया, फिर कभी लेनिनवाद आ गया, फिर उसके बाद जो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के कितने धड़े हो गए। सबकी अपनी अपनी वैचारिक मान्यताएं हैं, है ना। कोई जो है सत्ता को उखाड़ फेंकने के पीछे पड़ा है, कोई सत्ता में सुधारों का समर्थक है, कोई दक्षिणपंथी है, कोई वामपंथी है। तो आपको इतनी विचारधारा के लोग मिल जाएंगे। तो यही जो है ये बहुसांस्कृतिकता जो है, तो ये बहुसांस्कृतिक होना किसी समाज का ये एक सुंदर लक्षण है, इसमें कुछ बुराई नहीं है। क्योंकि वैचारिक विविधता जो है वो हमेशा रहनी ही चाहिए। चलिए ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद। और अगर आपको जो है आर्टिकल पसंद है तो आप अपने दोस्तों को भी रिकमेंड कर सकते हैं, ताकि उन्हें भी सुनने को मिले, कुछ सीखने को मिले। और दूसरी बात ये कि अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हमें भी जो है थोड़ा प्रोत्साहन मिलता रहेगा काम करने के लिए, ताकि हम जो है और ऊर्जा के साथ काम कर सकें। नमस्कार, धन्यवाद।